हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बताइए कि आज हम लोग एक चैप्टर का आखिरी मैराथन करने वाले हैं। हालांकि ये क्लास में 5:30 बजे लेने वाला था, बट थोड़ा किसी कारण से मैं आज लेट हो गया, 6 बजे ले रहा हूं। ठीक है, तो अब से हम ये ऐसा कुछ करेंगे, 12th की क्लास जो है वो 1.5 घंटे की होगी। हम लोग कभी भी क्लास 5:30 बजे भी हो सकती है, तो प्लीज आप लोग चेक करते रहा करें और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक दिन क्लास, है ना। क्योंकि अभी हम कुछ दिन हमें 11th की क्लास भी लेनी है और कुछ दिन हमें 12th की क्लास भी लेनी है। नीट के साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी करवानी है और बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 11th की भी वीडियो देनी है। तो बहुत जल्दी ही एक अच्छा चेंज आएगा, एक नया टाइमिंग आप लोगों के साथ अपडेट की जाएगी कि जिसमें मैं कुछ दिन में, हफ्ते में एक दिन एक मैराथन लिया करूंगा, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर पूरा रिवीजन या खत्म, ऐसा भी हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो सोच रहे हैं आपके लिए कुछ बेहतर अच्छा करने की कोशिश चल रही है कि ताकि नीट से पहले आप लोग का 11th का सेक्शन भी हम खत्म कर दें। चल, तो हमने पूरा पढ़ा ही दिया है, 11th भी खत्म कर दें। ये बैच नई बैच है जो बोर्ड के लिए और साथ ही साथ में नीट की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। तो फटाफट देखते ही देखते 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और ये 2 चैप्टर आपके नीट में बहुत ज्यादा मददगार होने वाले हैं। तो सभी बच्चे लेट क्यों कर दिए, कब से वेट कर रहे हैं? कहां लेट, क्या मतलब 6 बजे का ही टाइम था ना, उसमें तो 5:30 बजे करने वाले थे, लेकिन टाइम तो चेंज कर दिया था फिर 6 बजे के टाइम पे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। दीजिए पहले मेरे 10 सवालों का सबसे सही जवाब, फिर मैं आपको दूंगा अपना आज का आखिरी डोज, इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक। कल फिर हम इसके ऊपर में, या कल या परसों जब भी है, एक महा क्विज रखेंगे जो पूरे चैप्टर का पूरा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट में पूछे गए प्रश्न, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सबसे टॉप 50 क्वेश्चन। मतलब हम परसों जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर में टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से पूछूंगा कि क्या आपकी पूरी तैयारी हो गई है, और ये 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे नीट के लिए। स्टार्ट करते हैं आज। मेरे पीछे डाउटनेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ऐसा है क्या? किसके पीछे? ये बात सही है, ठीक है ठीक है, बोला करो भाई। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब बताइए। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है मैंने, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर प्रश्न क्या बनेंगे। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे परागकण के लिए क्या है, जैसे बताइए, बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे परागकण में क्या होना चाहिए, बताओ। नर के लिए इनके पास में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक इज सिमिलर टू ओव्यूल एज इज टेकन। क्या उनके पास होता है? पुंकेसर, पुतंतु, परागकण या पुमंग? बताइए। जैसे बीजांड में भ्रूणकोश होता है, बीजांड के लिए भ्रूणकोश जो होता है बीजांड, वैसे ही नाम होता है। नर के लिए क्या होता है? पुंकेसर, पुतंतु, क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। परागकोश के लिए प्रश्न का यह है, नर या पराग कोश के लिए, पूरा लिखा ही है नहीं है यहां पर, तो पराग कोश के लिए क्या है बताइए। इनमें से पराग कोश जो ऑप्शन है, पराग कोश में क्या होता है? क्या उसमें पुंकेसर है, क्या पुतंतु है, क्या परागकण है, क्या पुमंग है? पहला आंसर आपके सामने है, जल्दी बताइए। भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसा ही है जैसा पराग कोश के लिए। एम्ब्रोसैक इज सिमिलर टू ओव्यूल एज इज टेकन पॉलन सैक। इन पॉलन सैक, पॉलन सैक में किस चीज की संख्या है? स्टामेन, पुतंतु, पॉलन ग्रेन्स या पुमंग? आपको क्या लगता है इनमें से सही जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए मुझे यहां पर। क्या आंसर इनमें से सबसे सही होगा? पराग कोश के अंदर क्या होता है? डेफिनेटली बेटा, जैसे बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है वैसे ही पराग कोश के अंदर होता है परागकण। तो सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर सही होगा इसका? सी आंसर। बिल्कुल याद रखिएगा। ना पुंकेसर कैसे हो सकता है? पुंकेसर के अंदर परागकोश होता है, परागकोश के अंदर ना परागकण होता है। तो उसी तरह जैसे कि बीजांड है, पूरा बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, पूरा एक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, वैसे ही पूरा परागकोश के अंदर परागकण है। तो पहला आंसर इस हिसाब से सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है,
ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बना लीजिएगा यहां पर, ठीक है, लेकिन हिंदी का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, यहां पर हिंदी में ही देखो। एक प्रारूपिक पूर्ण द्विलिंगी और अधोजायांग पुष्प, अधोजायांग का पुष्प मतलब जिसमें ओवरी जो है वो बढ़िया ऊपर में रहेगी, पुष्पीय चक्र की व्यवस्था बाहर से अंदर की ओर बताइए पुष्पासन पर। किसी भी पुष्प में बाहर से अंदर की तरफ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, मैंने डायग्राम पढ़ाया हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए, मैंने पहले भी इसको बहुत डिस्कस किया हुआ। जल्दी जल्दी बता दीजिए, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, पढ़ाना आज बहुत कुछ है आपको, सिर्फ क्वेश्चन में बताइए यहां पर क्या आंसर है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है। सबसे बाहर बाह्यदल, फिर बाह्यदल पुंज, फिर दल पुंज, फिर पुमंग, फिर जायांग, क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर। किसी भी पुष्प में सबसे अंदर की तरफ में होता है जायांग, है ना, ऐसा, जायांग के बाद यहां पर होता है पुमंग, इसके बाद यहां पर लगी हुई होती है पंखुड़ी, और सबसे नीचे पे होता है यहां पर जिसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग, डेफिनेटली ए इज आंसर। तीसरा आंसर आपके सामने होगा, तीसरा प्रश्न है, इसका भी मजेदार तरीके से जवाब दीजिएगा और बताइए विच वन इज राइट आंसर। किसी पराग कोश में लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी और सबसे अंदर की परत कौन सी होगी? किसी भी लघु बीजाणुधानी में, मतलब पराग कोश के अंदर पे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कौन सी परत होती है? 4 परतें पढ़ाइए भाई साहब आपको, और उन 4 परतों में से कौन सी 2 परत आपको पता होगी, बताइए। अंतःस्तर एंड टैपेटम इज अ एंडोथीसियम एंड टैपेटम, बाह्य त्वचा और मध्य स्तर मतलब एपिडर्मो मतलब एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, बाह्य त्वचा एंड टैपेटम, विच वन इज राइट आंसर? क्या है आपका सही जवाब, बताइए। कहां है होनहार बच्चे जितने भी हैं हमारे, सभी के सभी जवाब बताइए, विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक तीसरा का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होगा? मैं सभी बच्चों को बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं हमारी क्लास में, उन सभी को बच्चों को बताता हूं मैं कि हमारा 11th एंड 12th का दोनों का सेक्शन ये जो है शाम को 6 बजे बायोलॉजी, 7 बजे फिजिक्स और 8 बजे केमिस्ट्री क्लास ही हमारे विक्रम हैब क्लासेस पे चलती है। तो आप में से जो भी बच्चे नए तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारी क्लास में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई? 6 बजे, अच्छा सॉरी 5 बजे से मैथमेटिक्स, ठीक है, और सुबह के टाइम इंग्लिश की क्लास भी होती है। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश की क्लास हो रही है, आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, ग्रामर, इंग्लिश और इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आदि की तैयारी कर सकते हैं। शाम को 5 बजे मैथ्स की क्लास होती है, आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। 6 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है, 7 बजे फिजिक्स की क्लास होती है और 8 बजे बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास होती है। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल को देख सकते हैं, यहां पर जो भी आपको अच्छा लगे पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हिट लाइक बटन अगर क्लास पसंद आए तो। जवाब फिर भी अभी आपको बताना पड़ेगा, बताइए क्या आंसर है? डेफिनेटली सबसे बाहरी परत का नाम है बाह्य त्वचा और सबसे अंदर वाली परत का नाम है टैपेटम। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों ने डी कहा है बहुत सही कहा है, डी बिल्कुल सही जवाब है। यस, अगला प्रश्न, लघु बीजाणु जनन के दौरान, अगला प्रश्न है ये भी सुनिएगा, लघु बीजाणु जनन के दौरान इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा? इन 4 कोशिकाओं में। अंतः स्तर में विभाजन होगा क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होगा क्या? या लघु बीजाणु चतुष्ट में विभाजन होगा क्या? पराग कण में अर्धसूत्री विभाजन होगा क्या? किसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा? आपको क्या लगता है? जवाब बताइए। ये नीट के लिए भी होगा, बोर्ड के लिए भी होगा, आप कतई चिंता ना करें बिल्कुल भी। आप आवश्यक आपके लिए बस यही है, पढ़ते चलिए, बस पढ़ते बस चलिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब बताइए अभी फिलहाल, कोई बात नहीं करेगा आपस में, जल्दी बताइए किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। तुमको बनाएंगे जाएंगे, इस बार चांद में पहुंचा देंगे। नीट का इस तरह का है, 11th 12th है, नीट आपके लिए यही सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। जल्दी बताइए प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर क्या है? कौन है जो विभाजन करेगा? अर्धसूत्री विभाजन, जो युग्मक बनाएगा। अंतः स्तर बिल्कुल नहीं, ये विभाजन करता ही नहीं है। परागकण
खुद ही अगुणित है तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा ही नहीं। लघु बीजाणु चतुष्टक यह भी अगुणित है तो यह भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगा। यहां पर द्विगुणित केवल कोशिका ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यही आगे जाकर लघु बीजाणु बनाएगी। तो जब ये लघु बीजाणु मतलब अगुणित बनाएगा तो द्विगुणित से अगुणित बनाने के लिए इन्हें जो विभाजन करना पड़ेगा बच्चा लोग, उस विभाजन का नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन कौन करेगा? अर्धसूत्री विभाजन करेगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पढ़ाया गया है, थोड़ा रिवीजन किया करिए, प्रश्न बनेंगे आपसे, ठीक है। यस, ये जो पढ़ाया बेटा, मैं आज जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसकी थ्योरी में करवा चुका हूं, आज आखिरी लेक्चर है उस टॉपिक का, ठीक है। तो बनाते जाइए, बनता जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के समुच्चय में उन्हें पहचानिए जो जायांग से संबंध है। इनमें से कौन सा ऐसा संबंध है, इनका कौन सा ऐसा संबंध है जो जायांग में मींस गायनोशियम में पाया जाता है? कौन है जो गायनोशियम में पाया जाएगा? क्या वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, बीजांड, ओव्यूल, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, बीजांडासन, प्लासेंटा, ये फीमेल में होता है क्या? पुष्पासन, स्त्री केसर, वर्तिका, बीजांड, ये फीमेल जायांग में होता है क्या? बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश, टैपेटम, ये होता है क्या? जायांग से संबंध है। बीजांड, पुंकेसर, अंडाशय, भ्रूणकोश, क्या लगता है आपको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसमें से, है ना। ये बीजांडासन है तो ये बीजांडासन, ठीक है, ठीक है। प्लासेंटा भी सही आंसर, बताइए। पुष्पासन, स्त्रीकेसर, वर्तिका, बीजांड, बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश, टैपेटम, बीजांड, पुंकेसर, अंडाशय, भ्रूणकोश, क्या कहती है जनता आज के सवाल के बारे में? डेफिनेटली ए इज अ राइट आंसर, है ना। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तिका और बीजांड मतलब ओव्यूल, भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियोसैक एंड बीजांडासन मींस प्लासेंटा, ये सारे फीमेल पार्ट में होते हैं। इनमें से पुष्पासन किसी भी नर और मादा का भाग नहीं है। इसमें से टैपेटम नर में होता है, इनमें से पुंकेसर नर में होता है। तो ये तीन अलग अलग है। सिर्फ आंसर ही नहीं लगाना है बेटा, आपको सिर्फ आंसर नहीं लगाना है कि विच वन इज राइट आंसर, बस ये नहीं, आपको जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें गलत को भी ढूंढो कि गलत क्या है इनमें से। तो जब आप उस गलत को ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि पुष्पासन इसमें गलत है। क्यों गलत है? यार पुष्पासन तो ना नर है ना मादा है। दूसरी बात, टैपेटम का क्या रोल है भाई यहां पर? तो टैपेटम का रोल यह है कि टैपेटम जो है फीमेल में, मेल में भाग में होती है। पुंकेसर का क्या काम है? पुंकेसर जो है ये नर में होता है, तो इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी गलत नहीं करिएगा, सवाल सही सही बनाइएगा। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, फिर पढ़ाना भी तो है आपको। 6 नंबर का प्रश्न, सबसे अंदर के भाग से प्रारंभ होते हुए एक बीजांड के भागों का सही अनुक्रम बताइए मुझे। बीजांड के सबसे अंदर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है? ठीक है, आपको बताना है। जल्दी बताइए इनमें से सबसे अंदर क्या होता है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बीजांड के सबसे अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर जो होता है, इसके पास में यहां पर बीजांड काय, बीजांड काय के बाहर होता है अंतःचोल, फिर बाह्यचोल मतलब अध्यावरण, अध्यावरण के बाहर भी चीजें। तो सबसे पहले अंड है, फिर बीजांड काय है, भ्रूणकोश तो अंदर ही है सबसे पहला, अध्यावरण है। तो सबसे आंसर है मेरे हिसाब से अंड, भ्रूणकोश, बीजांड काय, अध्यावरण। क्या कहती है जनता? बी इज द राइट आंसर। भ्रूणकोश, बीजांड काय, अध्यावरण, अंड, ना ना ना, अंड, अध्यावरण, भ्रूणकोश, बीजांड काय, बी इज द राइट आंसर। क्या कहती है जनता? बी सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है, बी ही सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7वां, 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा इसका। एक चेस्मोगैमस पुष्प में ऑटोगैमी हो सकती है, कब हो सकती है? चेस्मोगैमस मतलब समझ रहे हो ना, चेस्मोगैमस फूल में जो होता है पुष्प में ऑटोगैमी हो सकती है यदि पराग बीजांड की परिपक्वता से पहले परिपक्व हो जाए, या बीजांड पराग की परिपक्वता से पहले परिपक्व हो जाए। बीजांड पराग की परिपक्वता से पहले परिपक्व हो जाए, पराग और बीजांड दोनों एक साथ परिपक्व हो, या पराग कोश या वर्तिका दोनों समान लंबाइयों के होते हैं। यह खुला फ्लावर होता है बेटा, खुला पुष्प, ठीक है, अनावृत पुष्प इसे अपन कहते हैं। इनमें ऑटोगैमी मतलब स्वपरागण होने का चांस कब बनेगा?
मैंने बताया था आपको कि अगर इन्हें स्वपरागण करना है, ज्यादातर केस में ये लोग ना पर परागण कर देते हैं। खुले हुए हैं तो स्टिग्मा किसी और का पुंकेसर को भी ले लेती है, सॉरी परागकण को भी ले लेती है, तो इनमें पर परागण हो जाता है। पर इनमें एक ही चांस है कि ये स्वपरागण कर सके, और वो क्या चांस है? अगर इन्हें स्वपरागण करना है तो इनमें परागकण और बीजांड दोनों को एक साथ ही परिपक्व होना पड़ेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने सी कहा है बिल्कुल सही। चलिए अब ये प्रश्न रहन देते हैं, यहां पर बाकी प्रश्न बाद में करेंगे, कुछ आखिरी के लिए बचा देते हैं। अब हमें करना है यहां पर रिवीजन। जितने भी प्रश्न मैंने अभी आपसे करवाए हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है, पहले डिटेल किया है मैंने आपको इसको, तो इसलिए बच्चा लोग उसे पहले से अच्छे से पढ़ के रखो। जब समझ में नहीं आए तो फिर मुझे बताना। क्लियर है? लास्ट क्लास तक पढ़ाई हुई सारी चीज आप लोगों को क्लियर है? यस और नो फटाफट बताइए, फिर मैं आगे रिवीजन करूंगा। और अगर क्लास पसंद आए तो हिट लाइक बटन, अपने सभी दोस्तों को बताना कि क्लास चल रही है और ये क्लास जरूरी है हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों के लिए जो नीट के बारे में और 12th के बारे में सोचते हैं। लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको पढ़ाया था दो बातें, होप सो आपको याद होगी। मैंने कहा था दोहरा निषेचन, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था दोहरा निषेचन, याद है? दोहरा निषेचन में मैंने आपको बताया था कि कैसे दोनों चीजें मिलती हैं, बनते कैसे, आपस में बनते कैसे। अब जब हम अगला टॉपिक आते हैं कि ठीक है भाई निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन हो गया, अब पॉइंट आता है कि ये लोग जब बन गए तो ध्यान से सुनना बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठना और लिखते रहना। निषेचन पश्च अभिक्रिया, निषेचन जब हो गया तो क्या होगा? निषेचन जब हो जाएगा तो अब आगे की प्रक्रिया ये है कि बना क्या क्या है बच्चे, तो ध्यान से सुनना कि निषेचन के बाद हमारे पास में दो चीजें थी। पहला तो चीज हमारे पास में जाइगोट था, डेफिनेटली हाँ या ना, और बाहर की तरफ में था प्राइमरी एंडोस्पर्म, शुरुआती समय का बना हुआ एंडोस्पर्म। निषेचन के बाद आपको कितनी चीजें संरचनाएं दिखाई दी थी? केवल दो संरचनाएं। निषेचन के बाद आपको केवल दो संरचनाएं दिखाई दी थी। जाइगोट जो कैसा था, कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर मारते रहिएगा, द्विगुणित था, और प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा था? त्रिगुणित था। अब ये दोनों निषेचन के बाद आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे, ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जाइगोट का काम है बेटा, ये आगे जाकर जो है ना बीज का आदि का निर्माण करता है, ये भ्रूण का निर्माण करेगा, ये भ्रूण का निर्माण करेगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और इस एम्ब्रियो को पोषण देने का काम, इस एम्ब्रियो को पोषण कौन देगा? पोषण देता है। तो आपको एकदम सीधा सा मतलब नजर आया कि निषेचन के बाद होगा क्या? निषेचन के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, जाइगोट भ्रूण बनेगा और एंडोस्पर्म उस भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। इस भ्रूण के ऊपर में तारीफ में दो तीन बातें जानते हैं। निषेचन पश्च संरचनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट, और इसमें से सबसे पहला कार्यक्रम हम भ्रूणपोष एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सबसे पहला एंडोस्पर्म जो है हमारे पास जो बना हुआ है, उस एंडोस्पर्म का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म। कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए। पहला एंडोस्पर्म क्या नाम है? प्राइमरी एंडोस्पर्म। हिंदी में कहेंगे इसको कि यह एंडोस्पर्म है प्राथमिक भ्रूणपोष या भ्रूणकोष, नॉट पोष, भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष ने विभाजन किया और खूब ज्यादा विभाजन करने के बाद इसके बाद यह बना मुक्त केंद्रकीय। क्या बनता है ये? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद ये क्या बनेगा बेटा? यहां पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपने सुना है क्या इसका नाम? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नारियल का पानी, जो भी नारियल का पानी होता है ना, आपने सुना होगा या पिया भी होगा, और अगर नहीं पिया है तो आज ही जाकर पी लो, गर्मी बहुत ज्यादा है। नारियल का पानी जो है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष होता है। क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष। याद रखना, ये जो भ्रूणकोष है ये त्रिगुणित है।
इसने सबसे पहला विभाजन किया और उसने बनाया मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष नारियल का पानी। इसके बाद इनमें से कुछ कोशिकाएं मुक्त केंद्र की, याद रखना इस पे क्वेश्चन आता है कि भ्रूणपोष मुक्त केंद्र की जो नारियल का पानी होता है यह बहु केंद्र की होता है बेटा। यह नीट में कई बार प्रश्न आया है कि बहु केंद्र की कौन होगा, पॉलीप्लॉइडी कौन होगा। पॉलीप्लॉइडी और बहु केंद्र की मतलब इसे सिंसेटियम कहते हैं। बहु केंद्र की संरचना जो है वो कौन है, नारियल का पानी। नारियल का पानी कैसा होता है, मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष। तीसरी बात आती है, इसके बाद बनता है बेटा वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब वो जो मुक्त केंद्रिका है वो कोशिका बनाती है, इसे हम कहते हैं कोशिकीय एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। और ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष है इसे हम कहते हैं जैसे नारियल का सफेद भाग, नारियल का सफेद भाग, इसको भी खाते हो। तो आपसे आज अगर पूछ दिया जाए कमेंट सेक्शन पे, मुझे आंसर चाहिए कि नारियल का आप कौन सा भाग खाते हो, तो नारियल का पीने और खाने वाला जो दोनों भाग है वो केवल भ्रूणपोष है। वो क्या है, भ्रूणपोष है। और भ्रूणपोष का दो भाग है वहां पर, एक तो नारियल का पानी और दूसरा भाग जो होता है जिसे अपन कहेंगे नारियल का सफेद भाग। इस डायग्राम में देखिए नारियल के दो भाग हैं, एक तो पानी वाला भाग, ये हो गया मुक्त केंद्र की, क्या हुआ बच्चे, ये हो गया मुक्त केंद्र की, और यह जो भाग आपको दिख रहा है ये भाग हो गया आपका कोशिकीय एंडोस्पर्म। क्या कहा मैंने इसको, कोशिकीय भ्रूणपोष। होप सो दिमाग में एकदम बढ़िया बैठ गया होगा और ये कहानियां याद हो गई होंगी कि एंडोस्पर्म का क्या होगा। एंडोस्पर्म का क्या होगा, एंडोस्पर्म का काम होगा कि बस ये दोनों अलग अलग समय पे कुछ मुक्त केंद्र के बना लेंगे और कुछ कोशिकीय भ्रूणपोष बना लेंगे। बढ़िया। अब अगला पॉइंट आया, एम्ब्रियो का क्या होगा। अब हमारे पास में क्या है बेटा, जाइगोट है। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट कितना रहता है, द्विगुणित रहता है। इसने अब विभाजन शुरू किया, द्विगुणित कोशिका ने, युग्मनज ने विभाजन शुरू किया। तो सबसे पहला ये विभाजन शुरू हुआ तो जाइगोट ने 2 सेल बनाए, फिर 4 सेल बनाए, फिर 10 सेल बनाए, फिर 20 सेल बनाए, और इस अवस्था में इसने बहुत छोटा छोटा काम किया। डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा। यह है जाइगोट। जाइगोट ने यहां से 2 कोशिकाएं बनाई, एक ऊपर और एक नीचे, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका ऊपर ही रह गई और नीचे वाली कोशिका ने ऐसा विभाजन कर करके यहां पर निलंबक सस्पेंसर बना दिया। सस्पेंसर के नीचे वाला जो भाग है वो सबसे पहले जो नीचे एम्ब्रियो बनेगा उसे गोलाकार भ्रूण कहते हैं। इसका नाम होता है बेटा ग्लोब्यूलर, क्या कहते हैं इसे यहां पर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। और ये जो दूसरा फिर क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा हृदयाकार एम्ब्रियो, मतलब आप उसे कहेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर जाकर ये एम्ब्रियो ऐसा डाइकोट की संरचना बना लेगा। आपसे पूछा जाएगा कि जाइगोट का कार्यक्रम क्या होगा, तो जाइगोट विभाजन करेगा, डेफिनेटली समसूत्री विभाजन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसने सबसे पहले किया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी। बड़ी कोशिका ने कोई खास विभाजन नहीं किया, सिर्फ वृद्धि ही करती रही, और छोटी कोशिका जो है वो विभाजन करती रही। बड़ी कोशिका ऊपर है और छोटी कोशिका विभाजन करके सबसे पहले निलंबक बनाई, और निलंबक बनाने के बाद नीचे की तरफ में एक गोलाकार भ्रूण बना लिया। इसे अपन कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो बना, ग्लोब्यूलर, फिर कौन सा एम्ब्रियो बना, फिर आपसे कहा जाएगा तो आप कहेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद कौन सा एम्ब्रियो बना, उसके बाद मेन एम्ब्रियो बन गया। तो जब हम इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाते हैं तो हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, ये कोशिकाएं ऐसी दिखाई देंगी, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हमें ऐसा दिखाई देगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो ही होगी। इसके बाद जो मेन एम्ब्रियो है वो वहीं पर बनेगा। कौन सा विभाजन, समसूत्री। क्यों समसूत्री की बात दिक्कत है बेटा, जब जब
युग्मक बनाना हो तब भी बस होगा अर्धसूत्री, बाकी सभी समय पे वो जो विभाजन होगा वो समसूत्री होगा। हिंदी में श्रीकांत यादव लिखा बेटा मैंने यहां पर गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण और फिर सामान्य भ्रूण। अब इस भ्रूण के ऊपर में ना कई बार क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना, ठीक है। किसी भी भ्रूण में ये द्विबीजपत्री भ्रूण है। कैसा भ्रूण है बेटा यहां पर? द्विबीजपत्री। तो मान लो हमारे पास में द्विबीजपत्री भ्रूण ऐसा बना लेते हैं, ऐसा बना हुआ है मान लो, ठीक है। ये द्विबीजपत्री भ्रूण ऐसा बना हुआ है। ऐसे डायग्राम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ का ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं मूलांकुर। क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन पे बताएगा बीज का, भ्रूण का सबसे ऊपरी भाग मूलांकुर है, जहां से क्या निकलेगा? ये उल्टा है एक्चुअली डायग्राम ना, उल्टा डायग्राम है कि ये उलट जाएगा बाद में। मूलांकुर से क्या ऊपरी भाग निकलता है? मूलांकुर से निकलता है मूल विकसित होगा। नीचे की तरफ का भाग ये बीजपत्र है, इसी को कॉटलेडन कहते हैं। दो बीजपत्र हैं, इस वजह से ये जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? द्विबीजपत्री डायग्राम है। ये कई बार क्वेश्चन देकर पूछ दिया जाता है कि बताइए जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब है कि इसके पास दो बीजपत्र हैं, दैट्स व्हाई ये द्विबीजपत्री है। दो ही संरचनाएं बनानी है, एक का नाम प्रांकुर और एक का नाम मूलांकुर। प्रांकुर से क्या विकसित होता है? प्रांकुर से विकसित होता है भाई याद रखना प्ररोह, मतलब इससे जो हमारा प्ररोह विकसित होगा, प्ररोह का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं शूट। क्या कहते हैं? शूट। और मूलांकुर से निकलेगा मूल, मतलब हम यहां से निकालेंगे रूट। इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा रूट ऊपर से निकलेगी और जो है वो जड़ मतलब ऊपर से निकलेगी और प्ररोह नीचे से निकलेगा, ऐसा नहीं, उल्टा डायग्राम बना। अभी थोड़ी देर बाद ऊपर कर देंगे इसको, कोई समस्या नहीं है। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये कार्यक्रम हो गया हमारा भ्रूण का। अंत में हमें ये बीजपत्र दिखाई देता है। डायग्राम देखिए जो मैंने आपको बताया वो बीजपत्र वैसा ही है। इस बीजपत्र को देखिए, इसकी तारीफ में जितना कुछ कह सकते हो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये आपके नीट में और आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाएगा। मैं सभी बोर्ड वाले बच्चों को बता दूं, ये जो डायग्राम मैं अभी 2-3 बार पढ़ा रहा हूं, एक तो ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट का तरीका, और फिर उसके बाद जाइगोट के डायग्राम का, भ्रूण का डायग्राम, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, 1000 बार पूछा जा सकता है। हार्ट की तरह क्यों होता है? क्यों होता है? अब एक बात बताओ, चना आम ऐसा क्यों होता है? ये जेनेटिकल है यार, सबका अपना अपना जीन है, प्रकृति के अनुरूप उसने अपने आप को बनाया है। उनमें से एक डायग्राम जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इनके डायग्राम को उसने हार्ट शेप में बनाया हुआ है, ठीक है। पौधे का वह भाग जब पृथ्वी के ऊपर जाता है वही प्ररोह होता है। हिमांशु क्या बात कही है तुमने, वाह, मजा आ गया सुन के, वाह वाह। मैं समझ गया बेटा, पूरी दुनिया भी समझ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बार लिखने की जरूरत कतई ना है, ठीक है। अब दोबारा नहीं लिखना उसको, समझ गया ना। ऊपर की तरफ जो भाग जाता है वो प्ररोह है, और जो जड़ की तरफ, जमीन की तरफ जाता है वो जड़ है। आसान बात है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बीजपत्र के कौन कौन से पार्ट आपको दिखाई देंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये बेटा, ये पूछा जाता है। मान लो हमने एक बीजपत्र बनाया, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। बीचों बीच में यहां पर हमारे पास 2 बीजपत्र हैं, ठीक है, और उनके बीचों बीच यहां पर एक्सिस भी बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास में ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देखना। जैसे मान लो ये पोर्शन है, इसने 2 भागों में इसको तोड़ रखा है। अब जब ये 2 भागों में ये टूट रखे हुए हैं तो ये दोनों जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये बीजपत्र। बीजपत्र के ऊपर का भाग जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, और बीजपत्र के नीचे का भाग क्या है? बीजपत्र के ऊपर वाला भाग जो होता है उसे अपन कहते हैं बीजपत्रोपारिक, और नीचे बीजपत्र के नीचे वाला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं बीजपत्राधार। ध्यान से सुनिएगा, बीजपत्राधार को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं हम इसे यहां पर? हाइपोकोटाइल। और जो बीजपत्र के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं इपिकोटाइल। कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात याद हुई? जल्दी बताओ, ये पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा कि हमने एक बीजपत्र बना रखा है। बहुत बढ़िया। बीजपत्र के ऊपर की तरफ में लिखा नहीं है लेकिन पूछा जाएगा कि ऊपर की तरफ का भाग, आप इस डायग्राम में लिखेंगे कि प्रांकुर के ऊपर की तरफ का भाग, ये बीजपत्र के ऊपर है ना, यहां पर लिख देना कि इस भाग का नाम होता है बीजपत्रोपारिक।
ठीक है। और नीचे की तरफ का भाग बीज पत्राधार, इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। आपसे ये बहुत पूछा जाएगा कि बीज पत्र ऊपर कौन सा भाग होता है, बीज पत्रोपारिक। बीज पत्र के नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल, इसके नीचे होता है। ठीक है। अब ये जो बीज पत्रोपारिक वाला पार्ट जो होता है, इसके ऊपर कौन है बेटा, प्रांकुर है। बीज पत्राधार के नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। बीज पत्राधार के नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। सबसे नीचे में ऊपर की तरफ में है प्रांकुर और नीचे की तरफ में है मूलांकुर। मूलांकुर के नीचे वाला जो भाग है उसे मूल गोप कहते हैं, रूट कैप। मूलांकुर के नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कह देते हैं रूट कैप, कि ये भाग हो गया रूट कैप का पार्ट। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और प्रांकुर के ऊपर में रहेगा प्रांकुर चोल, यहां पर रहेगा प्रांकुर चोल। ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और दोबारा जब आप इसे पढ़ें तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, कि किसी भी बीज पत्र के ऊपर का भाग बीज पत्रोपारिक, बीज पत्र के नीचे का भाग हाइपोकोटाइल, बीज पत्रोपारिक के ऊपर प्रांकुर, प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल, बीज पत्राधार के नीचे मूलांकुर, मूलांकुर के नीचे मूलगोप मतलब रूट कैप, मूलांकुर चोल जिसे हम कह सकते हैं। ये 4-5 संरचनाएं कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे, ऊपर से नीचे तक लाइन आपके दिमाग में याद रखिएगा। बीज पत्र के ऊपर बीज पत्रोपारिक, बीज पत्र के नीचे बीज पत्राधार, और बीज पत्राधार के नीचे मूलांकुर और उसके नीचे मूलगोप। ऊपर की तरफ में बीज पत्रोपारिक, फिर प्रांकुर चोल। ये संरचनाएं आपसे बहुत पूछी जाएंगी। यह था द्विबीजपत्री का डायग्राम, यह था द्विबीजपत्री का डायग्राम। अगला डायग्राम आपसे जो पूछा जाएगा वो एक बीज पत्रों के लिए पूछा जाएगा, एक बीज पत्री। मुझे बस एक बात बताओ कि अगर आपसे ये डायग्राम बस दिखा दिए जाएं तो क्या आपसे डायग्राम क्वेश्चन बन जाते हैं? अब आ गए यहां पर एक बीज पत्री में। ये अजीब सा दिखने वाला डायग्राम क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्या पाया जाता है इस डायग्राम में? ठीक है, तो आपको यहां पर यह पॉइंट क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को याद रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रखना है एक डायग्राम, और उस डायग्राम में कौन कौन सी संरचनाएं हैं उसको बस याद कर लो। सबसे पहला यह वर्ड आता है बेटा कि ऊपर की तरफ का भाग होता है स्कुटलम। क्या कहा है मैंने? स्कुटलम। डायग्राम देख लो, डायग्राम को बढ़िया से क्लियर कर लेना। ठीक है, स्कुटलम कहते हैं इसको, और स्कुटलम का मतलब यह होता है यह बीज पत्र है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में कई बार पूछा गया है कि एक बीजपत्री का बीजपत्र का नाम क्या होता है बेटा। यहां पर कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर दीजिए, बताइए कि क्या स्कुटलम जो है उसका नाम क्या है, सॉरी मतलब एक बीजपत्री के बीजपत्र का नाम क्या है। एक बीजपत्री के बीजपत्र का क्या नाम पड़ा है? सर बीजपत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल बेहतरीन क्वेश्चन स्मार्ट बॉय। देखो क्या होता था, बीज पत्र जो होता है ना, जाइगोट है, वो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बनाया, तो भ्रूण क्या होता है, वो मर तो जाएगा नहीं बाद में जाकर, तो भ्रूण किस रूप में बदलेगा? तो भ्रूण जो है आगे जाकर बीज पत्र बना लिया। ठीक है, तो ओव्यूल जो था उसके अंदर उसने पोषण वगैरह ले लेकर जो है एक जगह इकट्ठे किया और उसे बीज पत्र कह देते। तो उसकी आवश्यकता है क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ है, और वही तो आगे जाकर नया पौधा बनाएगा ना। बीज की आवश्यकता क्यों है? सोचो, बीज की आवश्यकता क्यों? बीज की आवश्यकता इसलिए है ताकि अगर मान लो कल बीज दुनिया से पेड़ पौधे खत्म हो जाएं तो आपको नया बीज बनाए। आप खाते क्या इसको अगर बीज नहीं होता तो? आप अगर मान लो सोचो धान को लगा रहे हो, तो धान को आज से 40-50 साल पहले लगाने के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक थोड़े ना थी। तो धान को मान लो राजस्थान के धान को तुम्हें छत्तीसगढ़ में उगाना है, या छत्तीसगढ़ के धान को तुमको पश्चिम बंगाल में उगाना है, तो कैसे उगाते? बीज की जरूरत पड़ती। तो बीज की जरूरत पड़ती, और बीज बिना बीज पत्र के हो ही नहीं सकता। किसी भी चने को उठा के देखो, उसके बाहर का छिलका हटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ भाग क्या है? बीज पत्र। तो इसलिए बीज पत्र जरूरी है। ठीक है, आप में से किसी ने जवाब दिया यहां पर? अब जवाब ये पूछा मैंने कि एक बीज पत्री के बीज पत्र का नाम क्या है? स्कुटलम। बढ़िया। फिर क्या नजर आया? इस पूरे बीज का, अच्छा ये डायग्राम किसका है पता है? मक्का का डायग्राम है। ये डायग्राम है मक्का का, मक्के में ऐसे दिखता है, ध्यान सुनना। और मक्के के सबसे ऊपर वाला भाग, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, देखो
ये जो भाग ऊपर की तरफ में दिखाई दे रहा है ये प्रांकुर चोल है, ये प्रांकुर चोल है। तो कंफर्म है कि प्रांकुर चोल है तो उसके नीचे वाला भाग प्रांकुर ही होगा। यार प्रांकुर चोल के नीचे क्या होगा? प्रांकुर। एनसीईआरटी के यही थोड़ा सा ना मतलब क्या शैतानी है समझ लो कि प्रांकुर चोल लिख दिया कि प्रांकुर चोल है, पर प्रांकुर कहां है ये बताया नहीं। तो प्रांकुर आपको बताना पड़ेगा कि भाई प्रांकुर चोल के नीचे प्रांकुर है। फिर पॉइंट पे आते हैं, इसके नीचे जो भाग है ये भाग आपको दिखाई दे रहा है मूलांकुर। बस जितना कह रहा हूं बस उतना पढ़ लेना, मूलांकुर। मूलांकुर के नीचे का भाग जो है वो मूल गैप है, जिसे अपन कहते हैं रूट कैप। ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए मूलांकुर चोल, इसे हम कहते हैं मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल को इंग्लिश में कहा जाता है कोलियोराइजा। क्या कहते हैं इसे यहां पर? कोलियोराइजा। और प्रांकुर चोल को अपन कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं यहां पर इसे? कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा और एक बीजपत्री का स्कूटेलम। बस इतनी संरचनाएं और ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री ये दोनों कैसे कैसे बनते हैं, इनकी रचनाओं में है क्या क्या। फिर से एक बार प्रश्न याद रखना, एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री के पास जो है ना इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये वो वगैरह वगैरह सब होता है, और एक बीजपत्री के पास में बीजपत्र का नाम बदलकर स्कूटेलम रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? स्कूटेलम रख दिया जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाएगा बीज के बारे में बताओ। क्या जानते हो बीज के बारे में? बीज क्या होता है? बीज है क्या? बताओ बीज क्या होता है। तो जब अपन बीज के बारे में बात करते हैं तो हमें डायरेक्टली प्रकार दिखाना है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। आप में से कितना प्रकार लगता है कि बीज का क्या प्रकार है? तो बीज का प्रकार, पहला प्रकार आता है जिसे अपन कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, और दूसरा वर्ड आता है एल्ब्यूमिनस। ध्यान से सुनिएगा, इनके पास जो गैर एल्ब्यूमिनस हैं उनके पास में भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, पूरा उपयोग हो जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि बीज कितने प्रकार का होता है। आप कहेंगे इस दुनिया में बीज दो प्रकार का है। पहला प्रकार यह है जिसके भ्रूणपोष का पूरा उपयोग हो गया है, जिसके भ्रूणपोष का पूरा उपयोग हो गया है वो होते हैं, भ्रूणपोष जो का पूरा उपयोग हो गया है वो गैर एल्ब्यूमिनस हो गए, नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस है तो इसकी वजह से यहां पर एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन इनके पास में एब्सेंट होगा। अब जब एल्ब्यूमिन एब्सेंट है तो साथ ही साथ में यह भी कहा जाएगा कि भ्रूणपोष भी क्या होगा, इनके पास अनुपस्थित होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं था, पहले था। ऐसा नहीं है कि नहीं था, पहले था, लेकिन अब इसका उपयोग कर लिया गया है। भ्रूणपोष का काम होता है न्यूट्रिशन देना। जब वो वृद्धि कर रहा था उसी समय अगर उससे न्यूट्रिशन ले लिया जाए तो हम कहेंगे भाई भ्रूणपोष नहीं है, भ्रूणपोष उपयोग कर लिया गया, खा लिया सारा भ्रूणपोष को। और जब सारा भ्रूणपोष खा लिया तो कहा जाएगा कि यह भ्रूणपोषी नहीं है, भ्रूणपोष अनुपस्थित है। इस प्रकार के बीजों को अभ्रूणपोषी भी कह सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी। हम इन्हें कह सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक? क्योंकि इनके एंडोस्पर्म का पूरा उपयोग हमने कर लिया है। और ये किस प्रकार के प्लांट होते हैं? ये एग्जाम्पल होता है बेटा, याद रखना, डाइकॉट प्लांट। कौन सा प्लांट बोला मैंने यहां पर? डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब क्या होता है? द्विबीजपत्री। आज के आज कॉपी में ये फ्लो चार्ट होना चाहिए, द्विबीजपत्री। जैसे एग्जाम्पल आ गया चना, मटर, सेम आदि। क्या बनेगा? प्रश्न बना जाएगा इससे। तो आपसे पूछा जाए बीज कितने प्रकार का होता है? बीज कितने प्रकार का होता है? बीज दो प्रकार का होता है, केवल दो प्रकार का। एक तो जिसका भ्रूणपोष पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। अब जब भ्रूणपोष उपयोग कर लिया गया है तो इस आधार पर दूसरा पॉइंट बनता है कि इनके पास एल्ब्यूमिन भी नहीं पाया जाता।
और तीसरी बात यह निकल कर आती है कि ये लोग द्विबीजपत्री हैं। तो चाहे आप बीजपत्र के आधार पर कहें कि दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, या तो आप एल्ब्यूमिन के आधार पर कहें तो भी दो प्रकार के होंगे, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, और या तो आप भ्रूणपोष के आधार पर कहें तो भी दो प्रकार होगा, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं। अब पॉइंट आएगा एल्ब्यूमिनस का। वैसे ही पॉइंट को याद रखना, इनके पास भ्रूणपोष बचा हुआ है। इनके पास क्या है बेटा? भ्रूणपोष बचा हुआ है, ठीक है। रिमेन इन सीड, भ्रूणपोष अभी कहां है? रिमेन इन सीड, सीड के पास अभी भी ये है, बीज में अभी भी याद रखना भ्रूणपोष बचा हुआ है, पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। जब ये पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है, इस वजह से हम इन प्रकार के प्लांट को भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। इन बीज को हम कहते हैं भ्रूणपोषीय बीज। इन बीज में अभी अभी भ्रूणपोष जिंदा है, अभी इन भ्रूणपोष, इस बीज में भ्रूणपोष जिंदा है, बचा हुआ है, पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। और जब पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, हम उन्हें कहेंगे भ्रूणपोषीय, और उसी को हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस, क्योंकि एल्ब्यूमिन हमेशा भ्रूणपोष में पाया जाता है। एल्ब्यूमिनस बीज, और एल्ब्यूमिनस बीज जिनके पास भ्रूणपोष पाया जाता है, उनका एग्जाम्पल हमेशा होते हैं एक बीजपत्री पौधे, और एक बीजपत्री का मतलब है, इंग्लिश में कहेंगे कि ये होता है मोनोकॉट। और मोनोकॉट का एग्जाम्पल बताइए मुझे, जैसे हो गया मक्का, और क्या हो गया? गेहूं, और क्या हो गया? बाकी साहब अपने हिसाब से लिख लेना। तो हमारे अरंडे, अरंडे ये भी याद रखना, इसमें अरंडे भी लिख सकते हो, अरंडे, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस तरीके से आपको पूरे बीज पता होने चाहिए कि गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस का क्या एग्जाम्पल आएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों ध्यान से हमारा याद क्लियर कर लीजिए कि पहला पॉइंट गैर एल्ब्यूमिनस जो है, वो गैर एल्ब्यूमिनस जो नॉन एल्ब्यूमिनस है, भ्रूणपोष का पूरा उपयोग हो जाता है, भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया। ये एल्ब्यूमिनस होते हैं, इनके पास एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, अच्छा इनके पास एल्ब्यूमिन एब्सेंट है, तो ये भ्रूणपोष अनुपस्थित है, तो अभ्रूणपोषी जीव है। ये लोग कैसे जीव है? ये अभ्रूणपोषी। एग्जाम्पल क्या होगा? द्विबीजपत्री जीव, चना, मटर और सेब, सॉरी सेम ना, नॉट सेब, सेब नहीं कहा है मैंने, सेब नहीं कहा है मैंने, सेम है ना। और एल्ब्यूमिनस जो होते हैं उसमें भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है, रिमेन इन सीड, और भ्रूणपोषी बीज हो जाता है। एल्ब्यूमिनस बीज इसे अपन कहते हैं, एक बीजपत्री, मोनोकॉट, गेहूं, अरण्य वगैरह, ये एग्जांपल हो गए। क्लियर है? याद हुआ या सनो? जल्दी बोलो, याद हुआ या नहीं हुआ? आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, इनकी भी कहानी आपको बतानी है कि बीज के प्रकार, बीज की कहानियां, बीज का कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे आंसर चाहिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना काफी है आपके लिए पढ़ने के लिए। बताइए। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है? सामने चश्मा पोछो थोड़ा सा, है ना, और मोबाइल पे जो गंदगी है उसको हटा दो थोड़ा सा। लर्न हो गया ना, याद करना। इसीलिए मैंने पहले से कोई भी ऐसा कुछ लंबा चौड़ा एनसीईआरटी नहीं लिख कर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने हैं। उन कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, तुम्हारा मजा आ जाएगा पढ़ के आप लोग को। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर क्लास पसंद आए तो हिट लाइक बटन ऑल्सो, ठीक। चलिए, सेम यानी सेम ही यार, बीन्स, ठीक है, हाँ नीट के लिए ही है ये। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। बढ़िया। अब यहां पर एक चीज और होता है कि सीड बना कैसे। अब सीड बनता कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। बीज बना कैसे? पहले बाहर अंदर की तरफ में ना जाइगोट था। क्या था इनके पास में? जाइगोट। और इनके बाहर भरा हुआ रहता है, मान लो भ्रूणपोष, है ना, या भ्रूण जिसे हम कहते हैं पोष। अब ये धीरे धीरे परिपक्व होता जाएगा। परिपक्व होता जाएगा मतलब ये होता है भ्रूणपोष घटता जाएगा। भ्रूणपोष का उपयोग कौन कर लेगा बेटा? उपयोग भ्रूण कर लेते हैं। भ्रूणपोष पूरा उपयोग कर लेगा। धीरे धीरे भ्रूणपोष खत्म होता जाएगा और अंदर जो भाग दिखाई देगा
वो पूरी तरह से बस आपको दिखाई देगा बीज। क्या दिखाई देगा आपको? बीज वाला भाग। तो जाइगोट वाला भाग जो है ना, वो जाइगोट क्या करता है, किससे बना हुआ है? तो अंदर की तरफ में दिखाई देगा आपको एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण के बाहर में आवरण आवरण सब मिला के, इनके बाहर आवरण भी रहेगा। क्या रहेगा? आवरण रहेगा। इनके पास मान लेते हैं बीज पत्र भी रहेगा, प्रांकुर भी रहेगा, मूलांकुर भी रहेगा, सब कुछ। अगर मैं शॉर्टकट बता दूं यहां पर, तो ऊपर की तरफ में प्रांकुर रहे, नीचे की तरफ में मूलांकुर रहे, ठीक है। ऊपर की तरफ में क्या बोल सकते हैं यहां पर इपिकोटाइल रहे, इपिकोटाइल रहे। यहां की तरफ में हम इसे अपन कहते हैं, ये इपिकोटाइल है, तो नीचे की तरफ में हाइपोकोटाइल रहे। और ये सब कुछ मिलाकर एक साथ क्या कहलाएगा? सब कुछ मिलाकर एक साथ कहलाएगा बीज। तो आपसे पूछा जाए बीज है क्या यार, आपसे पूछा जाए बीज है क्या, तो आप ये कहेंगे कि जो कल तक बीजांड बना हुआ था, डेफिनेटली जो कल तक क्या बना हुआ था? बीजांड। तो बीजांड में क्या क्या था? जाइगोट था, एम्ब्रियो, भ्रूणपोष था, बाहर आवरण आवरण सब कुछ था ना। तो बीजांड अब बन गया बीज। आपसे पूछा जाएगा बीज किससे बना हुआ, आप कहेंगे बीजांड से। डेफिनेटली बीज से बीजांड से बना हुआ है। और बीजांड में क्या क्या था यार? तो बीजांड के पास अगर आप संरचनाओं को देखोगे तो आपके बीजांड में था क्या क्या? तो डेफिनेटली यार उसके पास दो आवरण थे, अंतः आवरण, बाह्य आवरण, बीजांड काय, माइक्रोपाइल, चलाजा, यही सब था। वही बीजांड में अब जो चीज दिखाई देगी वो केवल जाइगोट और भ्रूणपोष दिखाई देगा। भ्रूणपोष जो त्रिगुणित था, जाइगोट जो द्विगुणित था। ये भ्रूणपोष पूरा जाइगोट को न्यूट्रिशन देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, और परिपक्व होने के बाद जब भ्रूणपोष खत्म होने की कगार पर आ जाएगा तो वो बीज बन जाएंगे। इस तरीके से बीज बनता है। बीजांड ही बीज बन जाता है डेफिनेटली। लेकिन बीजांड कब कहेंगे? बीजांड में निषेचित बीजांड लिखना मत भूलना। जब बीजांड का निषेचन होगा और निषेचन के बाद जब जाइगोट और भ्रूणपोष मतलब एंजियोस्पर्म बनेंगे, तब यह प्रक्रिया हो पाएगी। बिना निषेचन के बीजांड कभी बीज बन सकता है क्या? बताइए, क्या बिना निषेचन के बीजांड बीज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक बीज बनेगा नहीं। फिर बीज क्या है? बीज अब एक नई पीढ़ी को तैयार करने का अस्त्र है, ताकि एक नया पौधा तैयार किया जा सके, और वो नई तैयार जब किया जाएगा तब आगे बनेगा। तो ये बीज का कॉन्सेप्ट हो गया। हमारे सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में किसी पे कुछ खास दिक्कत नहीं है सिवाय इस आखिरी डायग्राम के। इस डायग्राम को हमको समझना है बस, और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर भी एक बार इस डायग्राम को देख लो, नीट वाले बच्चे, है ना। ये मान लो द्विबीजपत्री है। देखते ही समझ में आना चाहिए कि द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री। यही नीट के बच्चों का और बोर्ड के बच्चों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं इस बीज को, सीम को ना साइड से देखूं तो नजर आया दो बीजपत्र है। बीजपत्र के ऊपर में बीजांड द्वार है। द्विबीजपत्री सेम का डायग्राम है ये, ठीक है। सेम समझते हैं ना, बीन्स, ठीक है, बीन का डायग्राम है। अब क्या हुआ? दूसरा बाजू में यहां पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताओ ये एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री? आपको क्या लगता है? मुझे आंसर बताओ। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने यहां पर डायग्राम बना हुआ है। ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री, कैसे पहचानेंगे? क्या आपको पहचान में आ रहा है? बताओ तो। ठीक है, हाँ क्विज करेंगे ना बेटा, बाद में करेंगे। अभी अभी जवाब बताओ, पहले बोलो। हाँ नहीं, अच्छा बीजांड वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बार इसको बस बता दो मुझे, फिर मैं आगे बताता हूं। बताओ, एक बीजपत्री के द्विबीजपत्री है? वो मैं बता रहा हूं बीजांड वाला कॉन्सेप्ट। क्या नाम इसका? आदर्श पटेल। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। एक बीजपत्री है ये। कैसे? ये देखो, यहां पर बीजपत्र भ्रूणपोष बना हुआ है। अब अगर भ्रूणपोष दिखाई दे रहा है आपको, तो पक्का है कि ये कौन सा डायग्राम है? एक बीजपत्री है ये। अगर डायग्राम में भ्रूणपोष लिखा हुआ है तो वो एक बीजपत्री है। हो ही नहीं सकता कि वो द्विबीजपत्री है। ठीक है, ये बात हाँ शॉर्टकट में बताता हूं हिमांशु।
इस डायग्राम के बारे में बताओ, ये डायग्राम किसका डायग्राम है? तीसरा डायग्राम बताओ, इसमें तीसरा डायग्राम आपको क्या लगता है, ये एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है? इसके बारे में बोलो। बोला ना मैंने, भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष केवल एक बीजपत्री में ही रहता है, द्विबीजपत्री में नहीं। ये डायग्राम में भी भ्रूणपोष है, ये भी एक बीजपत्री है, इस डायग्राम में भी भ्रूणपोष है, ये तीनों एक बीजपत्री है। ये तीनों क्या है? एक बीजपत्री। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो द्विबीजपत्री, उसे अनिश्चित, हाँ वो अलग चीज है, वो अपन बाद में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलो, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इतना है, इन चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर एकदम छोटा सा टॉपिक बचा हुआ रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, अपवाद कहानियां हैं, लेकिन आखिरी टॉपिक में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो वो एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे और वही टॉपिक है, लेकिन मैं हर बार अब इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा। पहले थ्योरी खूब सारा पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इसका डायग्राम के तरीके से पढ़ा चुका हूं। अब मेरा अपना तरीका जो मैं शॉर्टकट बच्चों को पढ़ाता हूं, ताकि 2 मिनट में दिमाग में बैठ जाए और जितनी काम की चीजें हैं बस उतना ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है यहां पर, ये बन जाएगा। तो चलो, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट को पॉइंट को लेकर हम आगे आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ क्वेश्चन और आखिरी टॉपिक में इसको खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।